गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नंबर सिस्टम में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 बहुत आसान है, पीछे हमने सारा बता दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमको ये बताना है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। पहला है 2 माइनस √5। तो देखो ये एक रेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगला हमारा जो दूसरा है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसको थोड़ा सा जब एक लाइन सॉल्व करोगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा तीसरा भी रेशनल है, √7 कट जाएगा। जो 4 नंबर है वो इरेशनल है, जो 5 नंबर है वो भी इरेशनल है, 2 × 5। ये जो 5 है 2 पाई, अरे पाई एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है। तो जीरो के अलावा कोई भी रेशनल हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर का जब इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इरेशनल आता है। हमने ये कहा था नॉन जीरो रेशनल नंबर, 0 × पाई होता ना तो ये 0 आ जाता है, तो ये रेशनल हो जाता है। नॉन जीरो रेशनल नंबर है 2 और ये पाई इरेशनल है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये हमने पीछे के सारे लेक्चर में बताया था। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। ये और भी आसान है, सिंप्लीफाई आप लोग पीछे ही कर लिए हैं। दूसरे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। पहला है आपका 3 प्लस √3 और इसका मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 के साथ। तो बहुत आसान है, इससे इसमें मल्टीप्लाई 3 × 2 प्लस इससे इसमें हो गया, देखो इससे इसमें हो गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई तो 3 × √2, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस 2 × √3, 2 × √3 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई √3 × √2, √3 × √2। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 3 √2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो जाएगा ना। बस अब हो गया, इसमें से कोई किसी के साथ जुटने वाला है नहीं। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। अब इसका आप लोग सारा कर लेंगे, कुछ फार्मूले पे भी है। जैसे ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का दूसरा है, ये 3 प्लस √3 है और यहाँ पे 3 माइनस √3 है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के फार्मूले पे है। रेशनलाइज कर रहे थे तो ऐसा बार बार आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अरे 3 प्लस √3 3 माइनस √3 फार्मूला होता है ना कि अगर a प्लस बी हो और फिर a माइनस बी हो एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी से क्या हो जाएगा, 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। अब इसी का तीसरा जो है, तीसरा आपका है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो फिर ये अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये a की जगह पे √5 है तो √5 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे √5, b की जगह पे √2 प्लस, ठीक है ना, 2ab ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, b की जगह पे √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 प्लस
ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये √10 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 + 2 √10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए ये सब पूरा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। इसमें लिखा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। देखो पाई को कैसे डिफाइन करते हैं, पाई इज डिफाइंड एज सरकमफ्रेंस, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस जिसको सी से डिनोट किया गया है, और अपान डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर डी ऑफ ए सर्कल। पाई क्या होता है, C/D। कहोगे कैसे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सर्कल के ये सर्कल है, तो सर्कल के इस सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, ये पूरा सरकमफ्रेंस कहलाता है ना। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस और ये डायमीटर, इसी को पाई कहते हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही पाई कहा जाता है। देखो अब यहाँ से C = अगर इसका रेडियस R है, ठीक है, तो हम डायमीटर को लिख सकते हैं 2 × R, लिख सकते हैं ना, 2R। और ये पाई, या जब ये C करेंगे सरकमफ्रेंस = तो ये हो जाएगा 2R × पाई, या C = 2πr। यहीं से सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला ही बनता है 2πr। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला भी यहीं से बनता है, C = 2πr। खैर हमको यहाँ पे बस ये क्वेश्चन में समझाना था, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से आप नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर तो बस लिखना है। जो पूछ रहा है कि मान लो कि जो पाई है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से डिफाइन होता है ना। जैसे पाई = C/D होता है, ठीक है ना, ये होता है पाई = C/D होता है। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब यहाँ से ये जो पाई = C/D है, हम जो कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसका ये कंट्राडिक्शन लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है। कि हम तो कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये C और D का रेशियो है, तो इसको देखने से ये तो रेशनल दिखाई दे रहा है। ये सवाल में कह रहा है, ये तो दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट। यह कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, जो हम जानते हैं उसका उलट या उसके विरोध में, उसके संबंध में कुछ गलत होना, उसको कंट्राडिक्ट कहते हैं। तो ये जो पाई = C/D है, ये सीम्स टू कंट्राडिक्ट किस फैक्ट के, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अब ये जो कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है, ये तो देखने में नहीं लग रहा है कि इरेशनल है। इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, तो देखो इसमें आपको हम बता देते हैं, कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं, ठीक है। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप यहाँ तक लिखेंगे बस, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। आप लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन। अब देखो क्यों कंट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम जो ये दूरी मेज़र करते हैं किसी स्केल से, किसी भी स्केल से, तो हम एक रेशनल वैल्यू ही मेजर कर पाते हैं। हम किसी, अब देखो यहाँ पे सरकमफ्रेंस या डायमीटर, दोनों में से कौन इरेशनल है। ये सरकमफ्रेंस इरेशनल है कि डायमीटर इरेशनल है। मतलब अगर डायमीटर सरकमफ्रेंस में तो कोई एक इरेशनल है, तो हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो भी मेजर करने के लिए स्केल हैं, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, वो हमेशा एक रेशनल वैल्यू देगा। वो इरेशनल वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि C और D में कौन इरेशनल है।
क्योंकि सी और डी में कौन इरेशनल है, इरेशनल वैल्यू हम मीज़र ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 1.28375 इसको मीज़र करो तो अभी तो ये रेशनल ही नंबर है, अब ये बढ़ता जाएगा, कुछ भी लिखते जाओ बढ़ता जाएगा, तो इसको कौन मीज़र करेगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, स्केल से, या फिर एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है, ये सब छोटे छोटे यूनिट मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हैं। देखो स्केल से तो हम डेसिमल के केवल 1 पॉइंट तक ही मेज़र कर पाते हैं। 5.5 जो हमारे पास स्केल होता है इसको मेज़र कर पाएंगे। अब 5.52 को तो हम मेज़र ही नहीं कर पाएंगे स्केल से। अब इसको मान लो हम कर लेंगे वर्नियर कैलिपर से। एक और इंस्ट्रूमेंट 5.3 प्लेस तक है तो इसको हम स्क्रू गेज से कर लेंगे। तो अब जो भी ये सी होगा, मान लो कि सी हम कह रहे हैं कि एक इरेशनल है, तो इसको हम मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ये जानते ही नहीं है कि सी और डी में कौन इरेशनल है। तो हो सकता है कि इसमें कोई इरेशनल हो, जिसकी वजह से पाई भी क्या है, एक इरेशनल है। क्योंकि जो वैल्यू हम C/D हो सकता है इरेशनल है, हम तो मेज़र कर ही नहीं पाएंगे इरेशनल को। यही बात इसमें बार बार कहना है कि हम देखो बस लिख देते हैं, आप उसको बार बार पढ़ के समझ लेंगे। देयर इज नो कंट्राडिक्शन। वही बात आगे लिखा जा रहा है कि रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ, रिमेंबर याद करो, रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ, जब हम कोई, व्हेन यू measure a length with a scale or any other device, with a scale or any other device, you only get an approximate rational value, approximate rational value. So you may not realize that either C or D is irrational. Either C or D is irrational. वही बात लिखा है कि हम जो मेज़र करते हैं किसी लेंथ को किसी स्केल या कोई और मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो हम केवल अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू ही मेज़र करते हैं। हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन इरेशनल है और कौन क्या है। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कि जो पता लगा सके कि कौन दूरी इरेशनल है कौन क्या है। हम तो जब भी मेज़र करेंगे तो वो रेशनल ही हो जाएगा। इसीलिए सी और डी में कोई इरेशनल होगा तो हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पाई को इरेशनल कहने में कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि सी और डी में कोई इरेशनल हो। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए पूरा। ये फिगर बना कैसे ही करना है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेहद आसान है, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 9.3 मैं बताऊंगा ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें रेशनलाइज करना है। तो कोई एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ मैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये 1/√5 प्लस √2 है। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √2 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा √5 माइनस √2, और फिर ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपान 3।
यही क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अब ये हमारा 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में कुछ हम रूल बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर। सबसे पहले मान लो कि एक a टू द पावर m, ठीक है, a टू द पावर m हो और मल्टीप्लाई हो फिर a टू द पावर n से, मतलब ये सब सारे नंबर हो, सब रियल नंबर हो, a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो, तो ये हमारा a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जब बेस सेम रहे, ठीक है, और पावर अलग अलग हो तो बेस वही रह के पावर टूट जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ऐसे 17 का स्क्वायर हो और फिर बीच में मल्टीप्लाई हो 17 का 5 हो, तो ये क्या हो जाएगा, 17 के पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, 2 + 5 या 17 के पावर क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, मतलब 17 के पावर 7। इसी तरह से दूसरा मान लो a टू द पावर m टू द पावर n, पावर का पावर, तो ये a टू द पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा ऐसे आ जाए 5 के पावर 2 के पावर 7, 5 के पावर, मैं एग्जांपल भी यहाँ बता दे रहा हूँ, 5 के पावर 2 के पावर 7 आ जाए, तो ये 5 के पावर 2 इंटू 7 यानी कि 5 के पावर 14 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा हमारा, जैसे मान लो कि तीसरा में अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो, सब में बेस सेम है, a टू द पावर m अपान a टू द पावर n हो, तो ये a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे m बड़ा है n से। इसका आप एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। यह सब आप ध्यान दीजिएगा, ये बेस सेम है तब a टू द पावर m अपान a टू द पावर n है तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 23 के पावर 10 है अपान 23 के पावर क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 के पावर a है बेस तो यही रहेगा, 23 के पावर 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, या फिर ये हो जाएगा 23 के पावर ये 10 माइनस 7 है, 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो 23 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा है 4 नंबर। ये अगर a टू द पावर m b टू द पावर m हो, मतलब कि दोनों का पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो दोनों बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो कि 7 के पावर 3 हो इंटू 9 के पावर 3 हो, 7 के पावर 3 हो 9 के पावर 3 हो, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये 7 इंटू 9 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यह 7 इंटू 9 63 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.6 ये कल करेंगे। ओके, थैंक यू।